हेलो एस्पिरेंट्स, वीकली राउंडअप के इस नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 16 नवंबर से और 22 नवंबर के बीच जो इस सप्ताह में महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि उनसे जुड़ा हुआ पीवाईक्यूज का क्या ट्रेंड रहा है और किस प्रकार से हमारी परीक्षा के लिए उन्हें हमें तैयार करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन मुख्य खबरों को कवर करने वाले हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी को इन्होंने फिर से मंजूरी दी है। इससे संबंधित एक पूर्व का जो निर्णय था उसको इन्होंने निरस्त किया है। रोगाणु प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 ये जारी की गई है। तो ये रोगाणु प्रतिरोध क्या होता है और ये राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आया है। तो वो निर्णय में क्या प्रावधान किए गए हैं उसको हम समझेंगे। अभी 16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी राय दी गई है अनुच्छेद 143 के तहत। तो वो क्या राय है, किस मामले पर दी गई है, इस पर हम बात करेंगे। हाल ही में जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, तो उसके संदर्भ में व्हाइट कॉलर आतंकवाद ये चर्चा में है। तो ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। साथ ही अभी 4 नई श्रम संहिताएं जो हमारे केंद्र सरकार है उसके द्वारा लागू की गई हैं। तो ये श्रम संहिताएं क्या हैं इसको हम समझेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड ये चर्चा में रहा है। तेंदुआ अभी महाराष्ट्र में मानव और तेंदुए के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। इसकी कई घटनाएं आ रही हैं, तो तेंदुआ चर्चा में है। अंबाजी मार्बल ये चर्चा में, इसको जीआई टैग मिला है, इस पर हम बात करेंगे। संरक्षित क्षेत्र परमिट क्या होता है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं। आधार प्रभाव अभी फिर से हमारे सूचकांकों के संदर्भ में चर्चा में है। माउंट सेमेरू यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो इन सभी हम संक्षिप्त सुर्खियों में बात करेंगे। साथ ही हमारे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व हैं गुरु तेग बहादुर जी। तो इनके बारे में हम, इनके योगदान क्या रहे, इनके मूल्य क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आज की हमारी पहली खबर है उस पर हम आते हैं। तो हमारी पहली खबर है पूर्व प्रभाव यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो से पर्यावरण मंजूरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो वो निर्णय क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रभाव यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो से पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने वाले अपने पूर्व के निर्णय को इन्होंने वापस ले लिया है। और जो ये मामला था कुछ महीने पहले वन शक्ति मामले में, यहाँ पर निर्णय दिया गया था कि जो पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। ठीक है। और जो वन शक्ति मामला था इसमें केंद्र सरकार ने 2017 की अधिसूचना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया था। और इसमें कहा था कि कोई भी परियोजना शुरू होने के बाद उसे पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने वाले प्रावधान इसमें जो दिए गए थे वो इन्होंने निरस्त कर दिए थे। अर्थात कि जो परियोजना शुरू हो गई है उसके बाद अगर उसे पर्यावरणीय मंजूरी दी जा रही है तो वो परियोजना रद्द हो जाएगी। इस प्रकार की मंजूरी जो है वो मान्य नहीं होगी। ऐसा निर्णय दिया था जो वन शक्ति मामला था उसके संदर्भ में, है ना। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम जो पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी है वो दी जा सकती है। और जो ये निर्णय था इस निर्णय को उन्होंने बदल दिया है। ऐसा करने का सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 में पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसमें ये कवर होता है। साथ ही GS2 के जो न्यायपालिका वाला टॉपिक है उसमें भी ये कवर होगा। अब जो वन शक्ति मामले में जो निर्णय इन्होंने दिया था उस पर इन्होंने वापस क्यों लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि कानूनी पूर्व निर्णयों की यहाँ पर उपेक्षा की गई है। अर्थात जो इससे पहले इसी मुद्दे पर या इसी विषय पर जो पहले निर्णय दिए गए थे उनकी यहाँ पर उपेक्षा की गई है। ऐसा उन्होंने, मतलब उन निर्णयों को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जबकि इन जो पूर्व के जो निर्णय थे उन निर्णयों में पर्यावरणीय पूर्व मंजूरी को जो है मान्यता दी हुई थी। तो यहीं पर यह कहा गया है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने कहा कि वन शक्ति मामले में निर्णय देते समय समान संख्या वाले न्यायाधीशों की अन्य पीठों ने पिछले निर्णयों का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा है। और इस प्रकार ये अनजाने में लिया गया एक त्रुटिपूर्ण निर्णय है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि डी स्वामी बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये जो मामला था इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने निर्णय दिया था कि असाधारण परिस्थितियों में पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये डिसीजन दिया हुआ था कि जो पर्यावरणीय मंजूरी है वो पूर्व प्रभाव से भी दी जा सकती है। पूर्व प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई परियोजना है वो 2022 में शुरू हुई और उसको जो पर्यावरणीय मंजूरी है उस परियोजना को वो मिलती है 2025 में आकर के। अर्थात जो इसको पर्यावरणीय प्रभाव मंजूरी है वो इसके वर्तमान समय से पहले जाकर के इसे दी जा रही है। तो इसे पूर्व प्रभाव निर्णय इसे कहा जाता है। ऐसा ही हम जो हमारे कानून है, कानून के संदर्भ में भी देख सकते हैं। आर्टिकल 20 में इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए।
अब और इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर एक और निर्णय की बात की गई है कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रभाव से जो पर्यावरणीय मंजूरी है, उसको इन्होंने हतोत्साहित किया था। अर्थात इन्होंने कहा था कि ये कोई इसे लगातार नहीं किया जा सकता है, मतलब हर एक मामले में ही इसे किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा पूर्व प्रभाव वाली जो पर्यावरणीय मंजूरियां हैं, उनको मौद्रिक दंड दिया जाए, लेकिन उन्हें लागू किया जाना चाहिए। अर्थात जो ऐसा नहीं है कि हर एक परियोजना में पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी दी जाए। इस प्रकार की जो प्रथा है, इसको हतोत्साहित करना चाहिए। और जो अभी तक जो ऐसी पर्यावरणीय मंजूरियां दी गई हैं, उनके ऊपर कुछ मौद्रिक दंड लगा करके उन्हें हतोत्साहित करने का प्रावधान यहाँ पर इस निर्णय में किया था। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्थिक लागत का, कि जो परियोजनाएं जो अपने पूर्व प्रभाव से लागू हो चुकी हैं, अर्थात जो परियोजनाएं अब पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर उन्हें इस निर्णय के तहत अगर मान लीजिए पर्यावरणीय पूर्व पूर्व प्रभाव जो है वो अगर लागू नहीं होता है, तो उन परियोजनाओं को अब ध्वस्त करना पड़ेगा और उन्हें फिर समाप्त करना पड़ेगा। इससे बहुत तरह की पर्यावरणीय समस्याएं और उत्पन्न होंगी, मलबा वगैरह उत्पन्न होगा, साथ ही जो इसकी आर्थिक लागत है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान होगा। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ध्यान में रखा है कि वन शक्ति मामले में जो दिया गया निर्णय है, उसके अनुपालन से पूरी हो चुकी सार्वजनिक परियोजनाओं की संरचनाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। साथ ही बड़ी परियोजनाओं को ध्वस्त करने से अधिक प्रदूषण फैल सकता है, साथ ही मलबा जमा हो सकता है और पुनर्निर्माण से दोबारा से यहाँ पर एमिशन होगा, यानी कि उत्सर्जन हो सकता है। तो ये कुछ आधार रहे इस निर्णय को बदलने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी है, इसका अर्थ होता क्या है। तो पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी का अर्थ होता है कि कोई परियोजना बिना पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू हो जाती है और बाद में उसे मंजूरी दी जाती है। अभी मैंने बताया आपको 2022 में अगर परियोजना शुरू हो गई है और 2025 में जाकर के अगर उसे पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है, तो इसे ही कहा जाता है पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में यहाँ पर जो कहा गया है, वहां पर यह कहा गया है कि परियोजना के शुरू होने से पहले पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेने का यहाँ पर प्रावधान इन्होंने दिया गया, इस अधिसूचना के तहत दिया गया है। इससे पहले कॉमन कोच बनाम भारत संघ और अन्य मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पूर्व प्रभाव या पूर्व व्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की अवधारणा पर्यावरणीय जो संबंधी कानून में स्वीकार्य नहीं है। अर्थात इस प्रकार की जो ये पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी वाली जो ये प्रथा है, इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इसे जो है इसे सामान्य नहीं करना चाहिए, अर्थात इसको व्यवहार में बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहिए। बहुत ऐसी आवश्यक परियोजनाएं हैं जिसमें अभी उसका पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया जा सकता है और उसको पर्यावरणीय मंजूरी देने में हो सकता है कि कुछ वर्षों का या कुछ समय लग सकता है, लेकिन उस परियोजना को लागू करना इस समय बहुत जरूरी है। तो ऐसी परियोजनाओं में इस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब भारत में पर्यावरणीय मंजूरी की अगर हम बात करें, तो पर्यावरणीय मंजूरी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि भारत में ऐसी जो भी पर्यावरणीय योजनाएं हैं या ऐसी जो भी परियोजनाएं हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो पर्यावरणीय मंजूरी है वो लेना आवश्यक होता है। और ये जो पर्यावरण मंजूरी है वो मिलती है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत। तो इसने 39 से अधिक प्रकार की गतिविधियों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया है जिसके लिए परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना आवश्यक होता है। इसमें खनन, अवसंरचना, बिजली संयंत्र जैसी परियोजनाएं इसमें शामिल होती हैं। और इसमें परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे श्रेणी ए, श्रेणी बी में भी और सी होती है, B1 B2 इस तरह की अलग अलग परियोजनाएं इसमें होती हैं। श्रेणी ए की जो परियोजनाएं होती हैं, इनका जो होता है वो व्यापक प्रभाव होता है ना। ये व्यापक प्रभाव वाली होती हैं, है ना, और इनका राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही बड़ी परियोजनाएं होती हैं, इसीलिए इनको जो मंजूरी दी जाती है वो हमारा जो केंद्रीय वन मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके द्वारा इन पर मंजूरी दी जाती है। साथ ही जो श्रेणी बी की जो परियोजनाएं होती हैं, इनका जो प्रभाव होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, स्थानीय प्रभाव होता है इनका। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो अगर कोई बड़ी खनन परियोजना है ना, जो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, हो सकता है उसमें एक से अधिक राज्य उसमें इन्वॉल्व हो, तो वहां पर जो निर्णय लिया जाएगा वो लिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और वहीं ऐसी परियोजना या ऐसी खनन परियोजना है जो सिर्फ छोटी वो परियोजना है ना, कम क्षेत्र में वो फैली हुई है, उसका प्रभाव भी स्थानीय होगा, तो वहां पर जो निर्णय लिया जाएगा वो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ना लेकर के जो राज्य सरकार है उनके द्वारा इसे लिया जाएगा। और वो उस राज्य का जो पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण है
वो उस पर निर्णय लेगा, है ना? और बहुत सी ऐसी परियोजनाएँ होती हैं, जिन पर इस प्रकार की पर्यावरण जो मंजूरी है वो लेना आवश्यक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटी जल विद्युत परियोजना है, तो वहाँ पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर यूपीएससी द्वारा प्रश्न भी पूछा गया है। जो सरकार है, सरकार के द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन ईआईए अधिसूचना 2020 ये लाने का प्रयास किया गया था और इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान थे जो पर्यावरण प्रभाव आकलन की जो प्रक्रिया थी उसको वो कठोर प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर रहे थे और जिससे कि जो विकास परियोजनाएं हैं उनको तो लाभ मिलने की संभावना थी, लेकिन इससे जो पर्यावरण है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता था। तो उसी के संदर्भ में फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो ये अधिसूचना का प्रारूप है, ये मौजूदा जो अधिसूचना है उससे कैसे भिन्न है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको जरूर इसमें देखिएगा कि 2020 में जो ये प्रारूप लाया गया था, उसमें क्या कमियां थी और उसे क्यों पूर्णतः लागू नहीं किया गया। हमारी सेकंड न्यूज पर हम आए तो सेकंड न्यूज बात करती है रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना अर्थात एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के नेशनल एक्शन प्लान 2.0 ये लाया गया है ना? तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर 2.0 इसका शुभारंभ किया गया और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इसकी जो अवधि होगी वो 2025 से 2029 तक होने जा रही है। अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ये कार्य योजना है, क्योंकि ये कार्य योजना है तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई एक नीति है, इसीलिए इसको हम GS2 में इसे कवर करेंगे। जी अगर हम सिर्फ रोगाणु रोधी प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा GS3 में आता है और जो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत इसे कवर करेंगे। लेकिन अब हम इसमें सिर्फ इस कार्य योजना के बारे में बात करने वाले हैं तो ये हमारा GS2 का टॉपिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 ये है क्या? तो ये इससे पहले जो कार्य योजना थी अर्थात ये 2.0 तो इससे पहले भी एक कार्य योजना लाई गई थी। वो कार्य योजना 2017 से 2021 के बीच थी और इसमें जो कमियां थी उन कमियों को ही यहाँ पर दूर करके विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोग यहाँ पर लिया गया है और उसके द्वारा निर्धारित जो AMR पर वैश्विक कार्य योजना है उसके अनुरूप इसे अब तैयार किया गया है। इसमें कार्यान्वयन की प्रगति के लिए प्रभावी निगरानी के लिए समय समय पर समय सीमा और बजट के साथ प्रमुख हितधारक मंत्रालय हैं उनके लिए यहाँ पर विशिष्ट कार्य योजनाएं बनाई गई हैं अर्थात स्पष्ट समय सीमा दी गई है कि इस समय सीमा तक ये लक्ष्य प्राप्त हो जाने चाहिए और साथ ही जो यहाँ पर जो बजट दिया गया है उससे संबंधित जो विभाग और मंत्रालय हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्पष्ट कार्य योजना बनाई गई है। अगर इसकी प्रमुख रणनीतियों की बात करें तो AMR संबंधी प्रयासों के स्वामित्व में यहाँ पर वृद्धि की गई है, क्षेत्रकों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है और जो तंत्र है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित यहाँ पर किया गया है। जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमण को यहाँ पर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, निजी क्षेत्र के साथ मजबूत सहभागिता को यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। अर्थात जो कमियां पहले थी उन कमियों को दूर करके अब एक बेहतर नेशनल एक्शन प्लान के तहत हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जो हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो भारत में एक बड़ी समस्या है या विकासशील देशों की एक बड़ी समस्या है उस पर यहाँ पर काम करने का प्रयास किया गया है। और हमारे लिए समझना जरूरी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी सूक्ष्म जीव हैं जैसे जीवाणु, है ना, विषाणु, कवक और परजीवी, तो ये जितने भी यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो दवाएं होती हैं उन दवाओं का प्रतिरोध करने का तंत्र जब हमारे शरीर में विकसित हो जाता है और तो उसे ही कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अर्थात मान लीजिए आप बीमार हुए, आपने बीमार होने के बाद कोई दवाई ली, आपको मान लीजिए जैसे एक सामान्य रूप से आपको कोई वायरल हो जाता है या फिर मान लीजिए आपको खांसी हो जाती है, लेकिन आपको ये जो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो अगर उस वायरस के अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाती है कि जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, वो उन दवाइयों से उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके उसके लिए भी उसने अपने शरीर अपने अंदर जो है वो उसने प्रतिरोध उत्पन्न कर लिया है, रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लिया है, तो इसे ही कहा जाता है, ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। टीबी के संदर्भ में इसे विशेष रूप से देखा जाता है। जैसे टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं, अगर वो टीबी की दवाइयाँ जो मरीज है, मरीज के ऊपर वो प्रभाव नहीं डाल रही हैं, उसके अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो
अगर वो नष्ट नहीं हो रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, अर्थात उस बैक्टीरिया ने या उस वायरस ने अपने अंदर रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लिया है, अपने अंदर उसने म्यूटेशन ला करके वो रेजिस्टेंस बना लिया है, जिससे कि उन दवाओं का उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके अगर प्रभावों की बात करें तो वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है ना? एएमआर से प्रतिवर्ष लगभग 4.95 मिलियन मौतें होती हैं और 1.27 मिलियन मौतें प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ इसी का कारण होती हैं, अर्थात अ, लगभग काफी बड़ी संख्या में मृत्यु इसके कारण होती है। स्वास्थ्य देखभाल का बोझ यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब दवाओं का खर्च ज़्यादा हो जाता है। साथ ही उपचार के कारण परिवारों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल की लागत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हाई डोज़ यहाँ पर देनी होती है और फिर जो एंटीबायोटिक जो दवाएँ होती हैं, वो काफ़ी महँगी भी होती हैं। इससे समृद्धि और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि एएमआर जो है वो उत्पादकता को कमज़ोर कर देता है। अगर एएमआर उत्पन्न हो जाता है किसी के शरीर में, अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर वायरस के अंदर आ जाएगा या बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, तो वो आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वो नष्ट कर देगा। इससे आपकी उत्पादकता भी कम हो सकती है। तो उससे समग्र रूप से समृद्धि और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है। उपचार में देरी होती है ना? क्योंकि जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अगर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इससे प्रभावी उपचार में देरी होगी। साथ ही जो अन्य है उसमें खाद्य उत्पादन में कमी, चिकित्सा प्रक्रियाओं के समक्ष खतरा, चिकित्सा संबंधी प्रगति का बाधित होना, तो ये सब कुछ अन्य प्रभाव भी इसके देखे जा सकते हैं। इस पर यूपीएससी द्वारा एक प्रश्न भी पूछा गया है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है, जो बहु औषध प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या इसका सही आंसर हो सकता है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ पर हम आते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ बात करती है अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 अर्थात ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के संदर्भ में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरण सुधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों को यहाँ पर रद्द कर दिया है, जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो नियुक्ति के संदर्भ में, कार्यकाल के संदर्भ में और सेवा शर्तों के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए थे इस रिफॉर्म के तहत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जीएस 2 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के साथ ये टॉपिक हमारा कवर होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो अधिकरण होते क्या हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो जो अधिकरण है, अधिकरणों की जो स्थापना है वो की जाती है किसी विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में, जहां पर विशेषज्ञतापूर्ण व कुशल न्यायिक निर्णय और त्वरित समाधान के लिए यहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि कराधान है, टैक्सेशन है, या ऋण संबंधी मामले आते हैं, या कंपनियां जो होती हैं उनसे संबंधित जो मामले होते हैं, तो यहाँ पर जो निर्णय दिए जाते हैं उसके लिए कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है, उसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो और जो हमारे सामान्य जो कोर्ट है, जैसे हमारी जिला अदालत है या जिला न्यायालय है, उसके बाद में हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, उनके पास में इस प्रकार की विशेषज्ञता का अभाव होता है। इसीलिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो इस प्रकार की अधिकरणों की स्थापना का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से 2 प्रावधान किए गए हैं, एक है अनुच्छेद 323 ए और एक है अनुच्छेद 323 बी। तो अनुच्छेद 323 ए है, उसके तहत यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकरण है उसको गठित करने का प्रावधान किया गया है, और इसमें जो लोक सेवकों की भर्ती, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित जो मामले हैं उनके निपटान के लिए इन्हें गठित किया जाता है। इसी के संदर्भ में आपने सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एसएटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इन दोनों को आपने अक्सर सुना होगा। 323 बी के बारे में आपके पास जानकारी हो सकता है कम हो। जो 323 बी है, इसके तहत जो अन्य विषय हैं, है ना, प्रशासनिक मामलों के अलावा जो और जो मामले हैं, जैसे कराधान है, भूमि सुधार है, ऋण है, कंपनी संबंधी मामले हैं, इन सब के विषय के मामले में अगर अधिकरणों की स्थापना करनी होगी तो उसे समुचित विधानमंडल, चाहे संसद या विधानसभा, दोनों में से कोई भी अपना कानून बना करके इन अधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन जो 323 ए है, उसके तहत यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सिर्फ जो संसद है, संसद ही जो है प्रशासनिक अधिकरण का यहाँ पर गठित करेगी। ये एक मूलभूत अंतर है, इसको आपको जानना चाहिए। अब 323 ए और 323 बी के तहत कुछ प्रमुख जो अधिकरण हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने 323 ए के संदर्भ में
लोक सेवा के संदर्भ में यहाँ पर सीएटी, एसएटी की बात कर ली। उसी तरीके से 323 बी के तहत जो और दूसरे जो विषय हैं, चाहे वो कराधान से संबंधित हो, वित्तीय बाजार हो, कंपनी कानून हो, पर्यावरण हो, रक्षा सेवाएं हो, दूरसंचार हो, रेलवे हो, श्रम हो, इनके तहत इसका गठन किया जाता है। जैसे जो एनजीटी है, एनजीटी की स्थापना भी इसी संविधान के अनुच्छेद के तहत आधार बना करके की गई है। तो इस प्रकार की जो मूलभूत जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। यूपीएससी द्वारा कभी एक स्टेटमेंट इससे संदर्भ में पूछा जा सकता है। अब हमारी न्यूज़ पर हम आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रावधान रद्द किए गए हैं, उनको रद्द करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कारण यहाँ पर बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक्चुअली इसके पीछे के जो हम इतिहास को अगर हम बैकग्राउंड को समझते हैं, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अधिकरणों के संदर्भ में, सुधार के संदर्भ में लगातार एक टसल चल रहा है। 2017 से ऐसा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो इस प्रकार के अधिकरण हैं, उसमें नियुक्तियों के संदर्भ में केंद्र सरकार चाहती है कि ऐसे कुछ परिवर्तन वो करना चाहती है केंद्र सरकार, जबकि सुप्रीम कोर्ट लगातार उसे असंवैधानिक घोषित कर दे रहा है। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा 2021 में जो न्याय अधिकरण संबंधी अध्यादेश लाया गया था, जिसमें कुछ नियुक्तियों के संदर्भ में यहाँ पर प्रावधान किए गए थे, उनके कार्यकाल को घटा करके कम कर दिया गया था, सेवा शर्तों के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए थे। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और अब जो ये मामला आया है कि इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, वो भी कमोबेश उसी अध्यादेश के अंदर जो प्रावधान थे, उसी में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करके ही उसे एक्ट का रूप दे दिया गया है, जबकि उस अध्यादेश को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो उसी को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये प्रावधान है, ये प्रावधान इस अध्यादेश के तहत जो प्रावधान थे, उसी से मेल खाते हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। और इसको मद्रास बार एसोसिएशन मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित इसे कर दिया था। इन प्रावधानों में मुख्य रूप से अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में जो मामले हैं, उससे संबंधित ये हैं। ये सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता को ये बाधित करते हैं, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण की बात यहाँ पर क्यों कही जाती है, अनुच्छेद 50 के तहत ये है। तो यहाँ पर जितने भी मामले जो आते हैं, उसमें से एक जो पक्ष है वो हमेशा सरकार होती है, ठीक है। तो अब जो मामले जितने भी आएंगे, उसमें अगर एक पक्ष सरकार होगी और सरकार ही अगर उससे संबंधित जो न्यायिक अधिकरणों में जो नियुक्तियां हैं वो सरकार करती है, तो कहीं ना कहीं ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। साथ ही जो न्यायिक स्वतंत्रता है, उसके सिद्धांत का भी ये उल्लंघन करता है, क्योंकि हमेशा एक जो पक्ष है वो वादकारी पक्ष हमेशा कार्यपालिका होती है। इसीलिए उन्हें इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए अनुमति यहाँ पर नहीं दी जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब जो निर्णय है, निर्णय के जो मुख्य बिंदु हैं, क्या निर्णय यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले न्यूनतम आयु यहाँ पर 50 वर्ष की गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये मनमाना है और जो योग्य युवा पेशेवर हैं, उनको बाहर रखने के लिए ये प्रावधान किया गया है और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, यानी कि समानता के अधिकार का ये उल्लंघन करता है। अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल भी यहाँ पर 4 वर्ष कर दिया गया है, तो इसे भी उन्होंने असंवैधानिक कहा है और इसे पुराना यानी कि 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया है। इसे सेवा की सुरक्षा का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कार्यकाल की सुरक्षा का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय अधिकरण आयोग को यहाँ पर स्थापित किया जाए। इससे पहले जो मामला था, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की यहाँ पर स्थापना की जाए। जो ये अधिकरण है, ये जो आयोग है, ये आयोग जो न्यायिक अधिकरण है ना, जो हमारे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके गठन के संदर्भ में, उनके कामकाज के संदर्भ में एक स्वतंत्र निकाय के रूप में ये कार्य करेगा और ये अधिकरणों की प्रशासनिक और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को ये पूरा करेगा। और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर इसे की स्थापना के लिए प्रावधान अब सरकार को करने होंगे। तो ये हमारा जो मुख्य न्यूज़ थी, ये न्यूज़ हमारी हो गई। अब इस पर जो हमारा यूपीएससी द्वारा 2025 में भी प्रश्न पूछा गया है, जो उसमें प्रश्न पूछा गया है कि न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। तो हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि जो अधिकरण है, अधिकरणों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है ऐसे मामलों में। और 2021 के अधिकरणों की बुद्धिपूर्वक पुनर्गठन पर किया गया नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का भी मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। तो ये आपको अपना आंसर इसमें बताना है कि आप इसमें कौन-कौन से पॉइंट इसमें शामिल करेंगे।
2017 में भी ये मामला मैंने बताया आपको चर्चा में था, तो 2018 में भी यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 321 ए और 323 ए और 323 बी दोनों की यहाँ पर आपको उसका उनका संदर्भ देकर के आपको उनकी संवैधानिक मान्यता के बारे में बताना है, साथ ही उनकी आवश्यकता क्यों है इसके बारे में बताना है। तो ये आपका आंसर उससे हो जाएगा। हमारी अगली न्यूज पर हम आते हैं। हमारी अगली न्यूज है जो कहती है कि 16वें राष्ट्रीय राष्ट्रपति संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी राय दी गई है। तो ये 16वां राष्ट्रपति संदर्भ का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले 15 बार भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा राय अन्य मामलों पर ली गई है। अर्थात स्वतंत्रता से लेकर के जब से हमारा संविधान बना है, जब से सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति पद हमारे बने हैं, तब से लेकर के अब तक लगभग 15 मामलों पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे अलग अलग मामलों पर राय ली गई है। और ये अब 16वां मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा राय ली गई है। तो ये 5 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ में अपनी राय उन्होंने दी है। तो ये अनुच्छेद 143 जो है इसके 2 प्रावधान हैं ना। 2 प्रावधान कौन कौन से हैं इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा अनुच्छेद 143 143(1) है, ये तो बात करता है जितने भी सार्वजनिक महत्व के मामले हैं, सार्वजनिक महत्व के मामले हैं, इसमें कानून, संविधान या अन्य किसी प्रकार के तथ्यों की जांच के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अपने राय ले सकता है। और अनुच्छेद 143(2) के तहत राज्यों के बीच जो विवाद है, राज्यों के बीच विवाद पर जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उनसे सलाह ले सकते हैं। एक बार कावेरी जल विवाद के संदर्भ में, कावेरी नदी जल विवाद है, इसके संदर्भ में जो तत्काल राष्ट्रपति थे उन्होंने यहाँ लगभग 1990 के दशक में इसके तहत में अनुच्छेद 143(2) के तहत राज्यों के बीच विवाद के संदर्भ में यहाँ पर राय ली हुई है। तो ये हमारी जो अनुच्छेद 143 के बारे में हमने समझ लिया कि अनुच्छेद 143(1) और 143(2) में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसी के संदर्भ में अब अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर अनुमति के निर्णय के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा यहाँ पर लागू नहीं कर सकता है उच्चतम न्यायालय। ये जो है खंडपीठ ने अपनी राय दी है। इससे पहले 2025 में ही अप्रैल में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय उन्होंने की थी। तो जब ये मामला आया तभी जो हमारी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से राय मांगी गई कि क्या उच्चतम न्यायालय ऐसा कर सकता है। तभी यहाँ पर जो 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ है उन्होंने अपना राय यहाँ पर दी है कि ऐसा समय सीमा को वो लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 143 के संदर्भ में यहाँ पर वही बताया गया है कि विधि या तथ्य से जुड़े व्यापक महत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय से राय लेने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति को है। अब ये हमारी न्यूज हो गई। अब हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय की राय यहाँ पर क्या रही है। तो उच्चतम न्यायालय की इस पर हमने बात कर ही ली है अभी। अब हम बात करते हैं कि इसमें राय के अन्य मुख्य बिंदु और क्या क्या है। तो यहाँ पर मानित अनुमति यानी कि डीम्ड एसेंट की भावना के अनुरूप इसे नहीं माना है, संविधान की भावना के अनुरूप इसे नहीं माना है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता है कि कोई विधेयक केवल इसलिए अनुमति प्राप्त मान लिया जाए कि न्यायालय द्वारा समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और ऐसा करने से जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनकी संवैधानिक शक्तियों का न्यायपालिका द्वारा अतिक्रमण होगा और ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संघीय ढांचे के प्रतिकूल ये हो जाता है ना। तो यहाँ पर यह है कि भाई जो डीम्ड एसेंट है, डीम्ड एसेंट संविधान की भावना के अनुरूप यहाँ पर नहीं है। इसके तहत क्या होता है कि यहाँ पर ये होता है, डीम्ड एसेंट का मतलब हुआ
कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 6 महीने की समय सीमा यहाँ पर निर्धारित करी उदाहरण के तौर पर, और 6 महीने तक अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल है वो विधेयक को अनुमति नहीं देते हैं तो 6 महीने बाद स्वतः ही वो विधेयक लागू हो जाएगा, ऐसा इस सिद्धांत के तहत होता है। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनका भी इससे हनन होगा, साथ ही जो हमारा संसदीय लोकतंत्र हमने बनाया है और जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसको भी ये प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है। तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। साथ ही यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और ये उन्होंने कहा है कि संघवाद और विधायिका के कार्य संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन इससे होगा। अगर लंबे अनिश्चित काल तक अगर उन्हें लंबित रखा जाता है, या तो उस पर कोई निर्णय लिया जाए, अगर निर्णय नहीं लिया जा रहा है और अनिश्चित काल तक उसे अगर लंबित रखा जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी संघीय व्यवस्था है और जो विधायिका के कार्य है, विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाने का, अगर वो विधि निर्माण का कार्य उन्होंने किया है और उस पर ही अगर हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हमारे विधेयक निर्माण की या कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें फर्स्ट, सेकंड और तीन वाचन होते हैं, और उसके बाद मतदान के बाद उसे जब दोनों का हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसे पारित कर देते हैं तो फिर उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और विधानसभाओं में उसे विधानसभा अगर पारित कर देती है तो उसे फिर जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, और वो फिर उस पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। तो अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं और निर्णय नहीं लेंगे तो इससे विधायिका के कार्य भी प्रभावित होंगे, साथ ही जो संवैधानिक नैतिकता है उसके सिद्धांत का भी ये उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर दोनों ही बात कही है कि ना तो जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उन्हें संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए समय रहते विधेयकों पर अपना निर्णय लेना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और अगर अन्य बिंदुओं की और बात करें तो यहाँ पर सीमित न्यायिक समीक्षा की इन्होंने बात कही है कि मान लीजिए अगर कोई निर्णय जो लिया गया है राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा और वो अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से लिया गया है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय है वो निर्णय दुर्भावना से लिया गया है, तो वहां पर न्यायपालिका जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है, और ये न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रिया तक सीमित है, न कि निर्णय के सही या गलत के मामले में। अर्थात जो यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो दुर्भावनापूर्ण होगी, लेकिन जो निर्णय है, निर्णय अगर लिया जा रहा है तो निर्णय की यहाँ पर जांच नहीं की जा सकती है, सिर्फ उसकी जो प्रक्रिया है उसकी जांच की जा सकती है कि जो प्रक्रिया है उसमें तो कहीं कोई दुर्भावना नहीं थी। साथ ही जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं तब राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर राष्ट्रपति की जो व्यक्तिपरक संतुष्टि है वही यहाँ पर पर्याप्त रहेगी। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हमेशा जो कार्य करते हैं अपना वो करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से, है ना। तो यहाँ पर भी कहा है कि अगर कोई मामला जो विधेयक है वो अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर रखा गया है तो हर एक विधेयक पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जो व्यक्तिपरक अनुमति है वही वो दे सकते हैं। अब इनसे जुड़े हुए जो अनुच्छेदों की बात हुई है, अनुच्छेद 200 और 201 की, उसे हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 200 जो है वो बात करता है कि जब कोई राज्य विधानमंडल विधेयक पारित कर देता है और वो राज्यपाल के समक्ष जब वो आता है तो राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। पहला, अगर वो विधेयक पर अनुमति दे देंगे तो वो फिर कानून बन जाएगा। वो अपनी विधेयक पर अनुमति को रोक लेते हैं जिससे विधेयक वास्तव में खारिज हो जाता है। विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और विधानमंडल को वो वापस लौटा सकते हैं, और विधेयक को वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये 4 जो है वो उनके पास में विकल्प होते हैं। अब अनुच्छेद 201 है, वो क्या कहता है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, अर्थात जो 4 विकल्प थे उसमें से अगर चौथा विकल्प राज्यपाल रखते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति जब होगा तो राष्ट्रपति यहाँ पर घोषित करेंगे कि वो या तो वो अनुमति दे सकते हैं, वो अपनी अनुमति को रोक सकते हैं, या फिर वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को यहाँ पर लौटा सकते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो आरक्षित विधेयक है वहां पर निर्णय लेने के लिए जो संविधान है, संविधान में कोई भी समय सीमा का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है। तो ये अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में हमने काफी विस्तार से समझ लिया। और हमारी अगली न्यूज की हम बात करते हैं। अगली न्यूज बात कर रही है व्हाइट कॉलर आतंकवाद को लेकर। तो जो अभी हाल ही में दिल्ली में
जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ पर ये व्हाइट कॉलर आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें जो इतने भी लोग इन्वॉल्व थे, वो सभी लोग कहीं न कहीं अच्छे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। काफ़ी इसमें डॉक्टर्स थे, टेक्नीशियंस थे। तो ऐसे लोग, जैसे आपने जॉब के संदर्भ में सुना होगा, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, उसके बाद में अब तो पिंक कलर जॉब्स। तो इस टाइप से अलग-अलग जो वर्कर्स होते हैं, है ना? जो स्किल्ड लेबर होते हैं या अनस्किल्ड लेबर होते हैं, उनकी श्रेणी क्रम को ये प्रकार में बाँटा गया है, जैसे तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर व्हाइट कॉलर का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो व्हाइट कॉलर या सफेदपोश आतंकवाद में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर और शिक्षित व्यक्ति अपनी पेशेवर विश्वसनीयता, अकादमिक नेटवर्क, वित्तीय व संस्थाओं के आसानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके हिंसक उद्देश्य के लिए इनका उपयोग जब वो करते हैं, तो उसे ही सफेदपोश या फिर व्हाइट कॉलर आतंकवाद इन्हें कहा जाता है। लंबे समय से जो प्रचलित धारणा थी, उसमें कहा गया था कि जो आतंकवादी संगठन है, वो हमेशा बेरोजगार और गुमराह व्यक्तियों को ही कट्टरपंथी बनाने के लिए इसे माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अगर हम 9/11 की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो ओसामा बिन लादेन था, उनका वो भी एक इंजीनियर था, है ना? तो ऐसे बहुत ही पढ़े-लिखे लोग भी आतंकवाद में पहले भी शामिल रहे थे, लेकिन एक पूर्व धारणा इस प्रकार से सामान्य धारणा ये बनी हुई थी कि जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन्हें कट्टरपंथी बना करके उनका आतंकवाद के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इस घटना ने इसे कहीं न कहीं इस जो धारणा को तोड़ दिया है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके तहत आतंकवाद टॉपिक के अंतर्गत ये हमारा कवर हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि जो व्हाइट कॉलर आतंकवाद है, इसके उद्भव के प्रमुख कारण यहाँ पर क्या-क्या हैं। तो सबसे पहला जो कारण माना गया है, वो कारण है सापेक्ष अभाव का सिद्धांत, यानी कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, उसमें क्या है कि उग्रवाद केवल अत्यधिक गरीबी में जीने की वजह से नहीं होता, बल्कि किसी समूह या व्यक्ति स्वयं को स्थापित करने की आवश्यकता की धारणा से भी ये प्रेरित हो सकता है। अर्थात जो अभाव का सिद्धांत है, यानी कि जो गरीब या बेरोजगार लोग हैं, वही आतंकवाद में शामिल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने आप को आतंकवाद के रूप में स्थापित करने के लिए अगर उपयोग करती है, तो वहाँ पर जो है ये गरीबी वाला जो तर्क है, वो यहाँ पर ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सापेक्ष अभाव का सिद्धांत लागू होता है। सामाजिक पहचान का सिद्धांत, यहाँ पर कुछ असंतुष्ट व्यक्ति या शिकायत एक व्यक्ति को सर्वसमावेशी पहचान या समुदाय की तलाश की ओर ले जाता है, और जब ये लोग एक ही प्रकार की धारणा, यानी कि जब वो ये धारणा मानने लगते हैं कि भाई हमारी जो शिकायत है वो किसी एक विशेष समूह के द्वारा ही पूरी की जा सकती है, तब वो हिंसक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये उच्च उद्देश्य वाली पहचान किसी व्यक्ति के पेशेवर दायित्व के ऊपर वो हावी हो जाती है कि हम तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हैं, ना कि इस प्रकार के छोटे-मोटे किसी कार्य के लिए बने हैं। साथ ही डिजिटल तकनीक का उद्भव भी हुआ है, जिसका उपयोग जो है वो पेशेवर व्यक्ति और बहुत ही स्किल्ड जो लोग हैं वही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ऐसी कुछ ऐप्स आती हैं जिसमें एनोनिमस रह करके और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन उसमें होता है, तो उनके उपयोग के लिए तकनीकी विशेषज्ञता कहीं न कहीं चाहिए होती है। तो इस प्रकार की जो हमारी जो डिजिटल तकनीक का उद्भव हुआ है, तो इनके संचालन के लिए भी पेशेवर और स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो पेशेवर व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पर आतंकी संगठन जो है वो कहीं न कहीं ज़्यादा उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो उन्हीं को वो एक्सट्रीमिस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अब आतंकवाद के और भी कई अन्य रूप हैं, जैसे लोन वुल्फ आतंकवाद है। तो इसमें क्या होता है कि एक समान विचारधारा वाले जो व्यक्ति हैं, वो हिंसक अपराध को अंजाम देने के लिए अकेले कार्य करते हैं। ना, जैसे न्यूज़ीलैंड में क्राइस्ट चर्च पर आतंकी हमला हुआ था, तो वो किसी एक व्यक्ति ने ही वो पूरा हमला किया था। तो वो जुड़े हुए तो एक कम्युनिटी से होते हैं। वो किसी एक चरमपंथी समूह से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन जब वो हमला या आतंकवादी वारदात को अंजाम देते हैं, तो वो अकेले ही उस वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे कि उनको पकड़ने की संभावनाएँ बहुत कम होती है। आत्मघाती बम विस्फोट, तो ये भी एक होता है, इसको फिदायीन हमला भी बोला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति मानव बम के रूप में कार्य करता है, तो उसे तो वो भी एक प्रकार हुआ आतंकवाद का। जैसे पुलवामा का जो हमला हुआ था, वो
मानव बम के रूप में ही उसने जो वैन थी, वैन में एक्सप्लोसिव भर के और ये हमला किया था। स्लीपर सेल होते हैं, तो स्लीपर सेल ऐसे होते लोग होते हैं जो सामान्य अपनी दिनचर्या में तो जो अपना कार्य करते हैं वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन जब आतंकवादी घटना को अंजाम देने की आवश्यकता होती है तब वो फिर से आतंकवाद के संघों के रूप में वो सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि सामान्य रूप से वो सामान्य नागरिक होते हैं, लेकिन आदेश मिलने पर वो सक्रिय हो जाते हैं। फिर होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर। सॉरी, तो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, ये कभी भी जो आतंकवादी हमला होता है या आतंकवादी घटना होती है उसमें सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, खांसी, कभी दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा है तो खांसी काफी ज्यादा हो रही है उसकी वजह से। तो ये जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो सीधे आतंकवादी हमले को अंजाम नहीं देते हैं, लेकिन उसके लिए जो लॉजिस्टिक सहायता होती है या फिर जो अन्य संसाधनों की सहायता होती है वो प्रदान करते हैं। तो ये हमारा आतंकवाद के बारे में हमने बात की। अब आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने अभी तक क्या रणनीति बनाई है? तो सबसे पहले जांच और खुफिया एजेंसियां यहाँ पर बनाई गई हैं। तो विशेष रूप से जो हमारा 26/11 का हमला मुंबई में जो हुआ था उसके बाद में एनआईए की स्थापना की गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई। साथ ही एनएसजी की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सॉरी, और जो हमारा आसूचना विभाग या इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी इसी जो भारत के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं हैं उन पर लगातार नजर बनाए रखता। कानूनों की अगर हम बात करें तो जो यूएपीए एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, ये काफी कठोर प्रावधान इसमें किए गए हैं जिसमें लंबे समय तक जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को कठोर प्रावधान उसके संदर्भ में किए गए हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। जैसे एनआईए के तहत आतंकी वित्त पोषण और जाली मुद्रा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जो सिर्फ टेरर फंडिंग और फेक करेंसी सेल सॉरी, ये टेरर फंडिंग को लेकर के ही विशेष ये कार्य करती है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आतंकवाद वित्त पोषण निवारण प्रकोष्ठ का भी गठन यहाँ पर किया गया है। और कुछ टाइम पहले सरकार के द्वारा नो मनी फॉर टेरर फंडिंग इस प्रकार की एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। जवाबी कार्रवाई में भी सर्जिकल स्ट्राइक है, ऑपरेशन सिंदूर है, ये कुछ सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। और आतंकवाद एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर वर्ष ही हम अपने GS3 में 1 या 2 प्रश्न देखने को लगातार मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने के लिए दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की चर्चा कीजिए। तो ये एक प्रश्न पूछा गया है। इसी साल 2023 में ही एक और प्रश्न पूछा गया है कि भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। और इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं अर्थात नो मनी फॉर टेरर संगोष्ठी के लक्ष्य और उद्देश्यों की भी विवेचना कीजिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक कहीं ना कहीं स्टैटिक टॉपिक हो जाता है और ये टॉपिक हमारा करंट का टॉपिक है। तो एक ही वर्ष में 2 प्रश्न आतंकवाद पर पूछे गए हैं। तो आतंकवाद से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती हैं, आतंकवाद की सबसे पहले एक स्पष्ट अवधारणा, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आतंकवाद है जो उसके बारे में, और फिर आतंकवाद की से जुड़ी हुई जो करंट अफेयर्स है इसको आपको लगातार तैयार करना चाहिए। चलिए, हमारी जो 6 न्यूज है इसकी हम बात करते हैं। हमारी 6 न्यूज बात करती है 4 नई श्रम संहिताएं अभी सरकार द्वारा लागू की गई हैं। ये श्रम संहिताओं का निर्माण काफी पहले हो चुका था, लेकिन इनको अब लागू किया गया है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है इन्होंने श्रम संहिताओं को लागू किया है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 का टॉपिक है उसमें श्रम सुधार का टॉपिक जो है उसमें ये कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये 4 नई श्रम संहिताएं ये क्या है।
तो अभी जो मौजूदा 29 श्रम कानून थे, उनकी जगह इन्हें लागू किया गया है और इसे एक प्रकार से ऐतिहासिक सुधार इन्हें माना जा रहा है। इन सुधारों के माध्यम से श्रम संहिताओं के अनुपालन को आसान बनाया गया है और जो पुराने प्रावधान हैं उनको आधुनिक बनाया गया, क्योंकि अब लगातार परिवर्तन होने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे जो कानून है वो उतने प्रासंगिक नहीं रह गए थे। जैसे अगर आप देखो तो जो हमारा सेवा क्षेत्रक है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो श्रम है, श्रम की प्रकृति काफी ज्यादा बदल चुकी है। तो अब हमें नए कानूनों की आवश्यकता है। तो उसी के संदर्भ में इन प्रावधानों को लाया गया है। साथ ही ये जो सुधार हैं ये सरल व प्रभावी रूपरेखा तैयार करते हैं जो श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण की सुरक्षा करते हुए व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जो पहले जो हमारे पास में जो कानून थे, वो कानून जो लगभग 1950-60 के दशक में वो बने थे और उस समय जो हमारे सरकार या हमारे देश की जो स्थिति थी, उसमें कहीं न कहीं जो श्रमिक थे, श्रमिकों को ज़्यादा सुरक्षा देने की आवश्यकता थी। इसीलिए वो श्रम कानून थोड़े से कठोर बनाए गए थे, जिससे कहीं न कहीं जो व्यापार सुगमता है, वो कहीं न कहीं बाधित होती थी और इसीलिए अब उन्हें अब ये जो कानून बनाए गए हैं, उसमें जो व्यापार सुगमता है, उसको भी बेहतर किया गया है। तो सबसे पहले कोड ऑन वेजेस यानी कि मजदूरी संहिता 2019 ये लागू की गई है। इसमें इसका स्थान लिया है। तो इससे पहले मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो ये जो कानून थे उनकी जगह इन्हें लागू किया गया है और ये है, इसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रकों के लिए, ये सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सांविधिक अधिकार का प्रावधान ये करती है। यानी कि न्यूनतम मजदूरी इसमें परिभाषित की गई है। नियुक्ति और मजदूरी में लैंगिक आधार पर भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जा सकता है और साथ ही इसमें जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनके साथ भी भेदभाव यहाँ नहीं किया जा सकता है। इससे पहले जो कानून थे उनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं थे। यहाँ पर नियत समय पर मजदूरी का भुगतान करने और अनधिकृत कटौतियों को रोकने के प्रावधान भी यहाँ पर किए गए हैं और ये अब सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, चाहे उनकी मजदूरी कितनी भी हो। साथ में ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यानी कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इसे लागू किया गया है। ये इससे पहले व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो ये इनकी जगह इसने अब स्थान लिया है। तो यहाँ पर नियत अवधि नियोजन यानी कि फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। यहाँ पर नियत अवधि के प्रत्येक अनुबंध आधारित नियोजन का प्रावधान इसमें किया गया है और नियोजित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही मजदूरी देना और अन्य हित लाभ देने की भी बात यहाँ पर की गई है। साथ ही यहाँ पर जो 1 वर्ष की सेवा जिन्होंने दी है उन्हें ग्रेच्युटी देने का भी पात्र उन्हें माना गया है। इससे पहले जो प्रावधान थे उसमें कम से कम 5 वर्ष की सेवा का प्रावधान यहाँ पर किया गया था, उसे अब घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी के जो पात्र होंगे वो अगर 1 वर्ष तक लगातार उन्होंने सेवा दी है तो भी वो ग्रेच्युटी के पात्र हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो बात की गई है उसमें जो बात की गई कि जो ग्रेच्युटी होती है, ग्रेच्युटी की जो गणना होती है वो मूल वेतन से होती है ना। ग्रेच्युटी की गणना जो होती है वो मूल वेतन से होती है। तो जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियां क्या करती हैं कि मूल वेतन को कम रखते हुए इन हैंड सैलरी को काफी ज्यादा वो बढ़ा देती हैं। तो अब यहाँ पर जो बात की गई है कि जो मूल वेतन है या जो बेसिक जो पे है, बेसिक इनकम है, वो जो जो इन हैंड सैलरी है उसकी कम से कम 50% या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं इसमें। साथ ही यहाँ पर कामबंदी छटनी प्रतिष्ठान की बंदी के लिए उच्चतर सीमा यहाँ पर लागू की गई है कि अर्थात जो 300 या 300 से अधिक जो कर्मचारी हैं उनके वो जो प्रतिष्ठान है उनकी कामबंदी छटनी या प्रतिष्ठान बंदी के लिए समुचित सरकार से पूर्व अनुमति लेनी यहाँ पर अनिवार्य होगी और ये पहले सिर्फ 100 कर्मचारी नियोजन के लिए ही ये लागू थी और अब यहाँ पर राज्य सरकारों की इस सीमा को बढ़ाने की अनुमति भी इसे दिया गया है कि राज्य अगर वो चाहें तो वो इसे बढ़ा भी सकते हैं, 300 से ज्यादा भी उसे वो कर सकते हैं। साथ ही कर्मकार की परिभाषा भी यानी कि जो लेबर है, लेबर की परिभाषा को भी यहाँ पर विस्तारित किया गया है। इसमें बिक्री बढ़ाने वाले या सेल्स के कर्मचारी, पत्रकार 18,000 रुपए प्रति माह तक आय अर्जित करने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारियों यानी कि जो सुपरवाइजर कर्मचारी हैं उनको भी कर्मकार के दायरे में यहाँ पर लाया गया है, उन्हें भी लेबर के कार्य के अंदर उन्हें लाया गया है। इसी प्रकार से और जो प्रावधान किया गया है वो सामाजिक सुरक्षा संहिता
को लेकर के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर जो कुल 9 श्रम कानूनों का विलय किया गया है, जिसमें कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 ये इसमें लागू होते हैं। मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें गिग और प्लेटफॉर्म जो कर्मचारी हैं, उनको सभी को यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा से मतलब हुआ कि जो उनका पीएफ होता है, पीएफ बीमा संबंधी जो लाभ होते हैं, वो सभी उन्हें उसके दायरे में लाया जाएगा। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हित लाभों का विस्तार भी यहाँ पर किया गया है और ये अब पूरे भारत में लागू होंगे। और जो ये केवल अधिसूचित क्षेत्रों में लागू होते थे पहले, अब इस शर्त को यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया गया है। अर्थात जो इससे पहले जो होता था कि जो कर्मचारी राज्य बीमा है, वो पहले सिर्फ जो राज्य की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत भी और वहां पर भी कुछ एक सीमित क्षेत्रों में ही वो लागू होते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके पूरे देश में उसका विस्तार कर दिया गया है। उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 ये भी लागू किया गया है। इसमें लगभग 13 अधिनियमों का विलय किया गया है, जिसमें कारखाना अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम और खान अधिनियम, ये इन प्रमुख अधिनियमों का इसमें विलय किया गया है। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसके द्वारा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी कर्मचारियों को वार्षिक स्वास्थ्य जांच की निःशुल्क सुविधा उन्हें प्रदान करनी होगी, क्योंकि ये जो कार्य करते हैं वो कठोर परिस्थितियों में वो कार्य करते हैं और लगातार उनकी स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होगी, तो वो उन्हें अब निःशुल्क सुविधा ये उपलब्ध उन्हें करानी होगी। साथ ही खतरनाक कार्यों की जो सूची है उसका भी विस्तार किया गया है कि सरकार द्वारा ऐसी किसी भी इकाई को इस संहिता के दायरे में वो ला सकती है जहां पर कार्य प्रकृति खतरनाक या प्राणघातक हो सकती है, और यहाँ पर केवल एक कर्मचारी नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। अर्थात केवल एक कर्मचारी भी अगर उस कंपनी के अंतर्गत वो काम कर रहा है तब भी वो प्रतिष्ठान उसके अंतर्गत आ सकता है। तो ये कुछ जो मुख्य प्रावधान थे ये हमारे जो नए लेबर कोड लाए गए हैं उसके संदर्भ में थे। अब हम बात कर लेते हैं आज की जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो संक्षिप्त सुर्खियों में सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड चर्चा में आया है अभी जो हमारी COP30 चल रही है उसके संदर्भ में। तो मौसम और जलवायु डेटा पर विश्व का ये पहला इम्पैक्ट बॉन्ड रहेगा। ये बॉन्ड क्या है? COP30 एक्शन एजेंडा के एक भाग के रूप में इसे घोषित किया गया है और इसका लक्ष्य जो है वो ये एक प्रकार का वित्त पोषण का साधन है, क्योंकि हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें काफी ज्यादा वित्त की आवश्यकता होगी। तो उसी संदर्भ में इसे लाया गया है और ये दुनिया भर में जो रेजिलियंस है उसको बढ़ावा देने के लिए और पूर्व चेतावनियों को मजबूत करने के लिए लाया गया है और इसका लक्ष्य है 2026 के अंत तक लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर को प्राप्त करना। इसके विकासकर्ता जो है वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी द्वारा इसे विकसित किया गया है और GOSOFF है, ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक फंड है और ये UNEP, WMO और UNDP के साथ इसे मिलकर के बनाया गया है। इसके महत्व की बात करें तो जो हमारे लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, है ना, और साथ में जो ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग मानकों को पूरा करने में ये मदद करेगा। अर्थात जो हमारी जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो रेजिलियंस की आवश्यकता है उसकी फंडिंग के लिए इस बॉन्ड को लाया गया है और ये लगातार चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तेंदुआ, अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मानव तेंदुए के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो आपने अक्सर जो वहाँ के लोग हैं वो अपने गले में एक पट्टा पहनने लगे हैं और वो उसमें कीलें लगी हुई होती हैं, जिससे कि जो अगर तेंदुआ अटैक करता है तो वो अगर वो गर्दन को पकड़ता है तो वो उसे नहीं पकड़ पाए, उसको वो कीले चुभ जाए और वो छोड़ करके चला जाए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो उसी के संदर्भ में जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उन्होंने तेंदुए के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को इन्होंने मंजूरी दी है और ये देश का पहला इस तरह का कार्यक्रम है, यानी कि तेंदुए के जन्म नियंत्रण को यहाँ पर मतलब उन्हें नियंत्रित किया जाएगा। तेंदुआ जो होता है उसके पर्यावास की बात करें तो भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के हिस्सों में पाया जाता है और मुख्य रूप से जो जहाँ पर मैंग्रोव या रेगिस्तान नहीं है उन स्थानों पर ये पाया जाता है। इसके आकार की बात करें तो ये जो बड़ी बिल्लियां पैंथेरा वर्ग है उसमें सबसे छोटा होता है, जैसे चीता है, बाघ है, जगुआर है, शेर है, वो वर्ग जो है उसमें ये सबसे छोटा है।
शिकार की बात करें तो ये एक शाकाहारी जानवरों की शिकार करता है, जो छोटी प्रजातियां होती हैं, जैसे चीतल है, हॉग डियर है, जंगली सुअर है, उनका ये शिकार करता है। ये निशाचर होता है और ये अपना अधिकांश समय आराम के लिए ये पेड़ों के ऊपर ही आराम करता है और जमीन का उपयोग केवल स्थान बदलने के लिए या शिकार के लिए इनका उपयोग करता है। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटन्ड है, साइट्स में की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है और जो हमारा भारत का जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, उसकी अनुसूची 1 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो ये हमारा जो तेंदुआ था, इसको हमने कवर कर लिया। अगली न्यूज़ पर हम आए तो अंबाजी मार्बल है, अंबाजी मार्बल को GI टैग दिया गया है। अंबाजी मार्बल है वो गुजरात के बनासकांठा जिले में ये पाया जाता है और ये एक प्रकार से ये सफेद रंग का ये संगमरमर पत्थर होता है, तो इसी को अंबाजी मार्बल कहा जाता है और ये दूधिया सफेद रंग का होता है। प्राकृतिक सौंदर्य और टिकाऊपन इसका विशेषताएं हैं। मंदिरों, स्मारकों और भव्य इमारतों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। GI टैग की बात करें तो GI टैग एक प्रकार का सर्टिफिकेशन होता है और ये ऐसे उत्पादों को ये प्रदान किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, अर्थात वो किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही वो पाए जाते हैं या वहां पर उनका निर्माण किया जाता है, तो उन्हें GI टैग प्रदान किया जाता है और ये जो है इनके लिए विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा जो है वो आवश्यक होती है। ये किसी भी प्रोडक्ट को दिया जा सकता है, चाहे वो खाद्य प्रोडक्ट हो या फिर वो कहीं ना कहीं, जैसे अब ये GI टैग पत्थर को दिया गया है, संगमरमर पत्थर को दिया गया है। इसी प्रकार से अगर कोई कला है, कला को भी दिया जा सकता है। अगर कोई वस्तु है, वस्तु को भी दिया जा सकता है। अधिनियम की बात करें तो यह वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसे प्रदान किया जाता है। इसकी वैधता 10 वर्ष की होती है और जो इसका नोडल विभाग है वो हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका जो है नोडल एजेंसी है। GI टैग मिलने से उस प्रोडक्ट की एक तो वो काफी फेमस हो जाता है, दूसरा उसका जो उत्पादन है उसकी ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, गुणवत्ता का जो मानक है वो बढ़ जाते हैं। इससे जो वहाँ के जो स्थानीय जो उत्पादन करता है उनको लाभ काफी पहुंचता है। संरक्षित क्षेत्र परमिट चर्चा में रहा, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो ये जो अभी नागालैंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से ये रिक्वेस्ट की है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है इस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहिए। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है, इसी के संदर्भ में आपने अक्सर इनर लाइन परमिट को भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है ये विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है और जो इनर लाइन परमिट है वो भारतीय नागरिकों को ये प्रदान किया जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट एक विशेष परमिट होता है जो विदेशी नागरिकों को भारत के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में जाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है और इसे केंद्रीय विषयक संरक्षित आदेश 1958 के तहत इसे प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत जो कवर किए गए क्षेत्र हैं जहां पर इनर लाइन परमिट है वो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच के जो क्षेत्र हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये मुख्य रूप से मिजोरम, मणिपुर जैसे अलग अलग राज्यों और जो हमारी यूटीज हैं उसमें के लिए दिया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। वहीं जो इनर लाइन परमिट है वो एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें भारतीय नागरिक सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित क्षेत्र में जाने की उन्हें अनुमति होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और इनर लाइन परमिट है इसका बेसिक डिफरेंस है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आधार प्रभाव चर्चा में रहा है, तो आधार प्रभाव जो होता है वो क्यों चर्चा में है? तो अभी कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत में जो मुद्रास्फीति दर है, इन्फ्लेशन रेट है, वो अत्यधिक अनुकूल आधार प्रभाव सहित विभिन्न कारणों से यहाँ पर वो कम हुई है। यानी कि जो उन्होंने कहा है कि जो हम इन्फ्लेशन रेट में जो कमी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आधार प्रभाव के कारण कम हुई है। आधार प्रभाव होता क्या है? आधार प्रभाव का मतलब है कि उस संदर्भ बिंदु, आधार वर्ष, माह या डेटा बिंदु के प्रभाव को संदर्भित करता है जिसका अनुपात या प्रतिशत आधारित संकेतकों की परिणामों पर तुलना के लिए इनका उपयोग किया जाता था। यदि आधार अवधि के मान असामान्य रूप से उच्च या निम्न हो तो ये रुझानों को विकृत कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि एक तो हुआ कि हम 2011 और 2021, अगर हम 2025 में अगर हम गणना कर रहे हैं तो मान लीजिए हम 2025 में जो गणना कर रहे हैं मुद्रास्फीति की, अगर हम वो 2011 को आधार बना करके करेंगे तो यहाँ पर जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो हमें अधिक देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम 2021 की तुलना अगर हम करेंगे
या फिर हम ऐसा कोई वर्ष ले लें जिसमें पहले से ही मुद्रास्फीति उच्च रही है, उसको अगर हम आधार वर्ष बना देते हैं, तो जो वर्तमान में जो मुद्रास्फीति है वो उसके आंकड़े कहीं न कहीं प्रभावित हो जाएँगे। इसी को कहा जाता है आधार वर्ष या आधार प्रभाव इसे कहा जाता है, बेस इफेक्ट इसे कहा जाता है। इसका उपयोग जो है मुद्रास्फीति के अलग-अलग आंकड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, इस प्रकार के जो सूचकांक है या इंडेक्सेस हैं, इसको बनाने के लिए आधार वर्ष की आवश्यकता होती है। अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी चर्चा में रहा है, तो अभी छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य में जो महाराष्ट्र है उसको प्रथम स्थान मिला है, उसके बाद गुजरात और हरियाणा का स्थान यहाँ पर आया है। इसकी स्थापना की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लोगों के बीच जल के महत्व में को जागरूकता फैलाने के लिए इसकी स्थापना की इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी और इसे 10 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट स्कूल और कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट सिविल सोसाइटी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल और कॉलेजेस, क्योंकि उसके लिए अलग से कैटेगरी बनी हुई है। बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर, मतलब ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी प्रदान किया जाता है। तो कुल 10 क्षेत्रकों में ये प्रदान किया जाता है। अब जो अगली न्यूज़ है वो है हमारी माउंट सेमेरू की। तो माउंट सेमेरू में अभी हाल ही में जो है ज्वालामुखी विस्फोट वहाँ पर हुआ है। ये इंडोनेशिया में है और वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो जीवित ज्वालामुखी है उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय है और इसी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। पूर्वी जावा द्वीप पर यह स्थित है और वर्तमान में जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, जो हम प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो रिंग ऑफ फायर देखते हैं उसका ये सबसे भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है, उसका ही ये हिस्सा भी है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटोवोल्केनो या फिर मिश्रित ज्वालामुखी है। इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य रूप से 2 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक में क्या होता है, जैसे ये जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो जो लावा है, लावा अगर बहुत ज़्यादा उसकी अगर शांता या विस्कोसिटी अगर उसकी कम होगी तो वो काफ़ी लंबी दूर तक वो फैल जाता है, तो इसको जो है सिल्ट कहा जाता है। वहीं एक जो ज्वालामुखी है उसमें अगर जो हमारा लावा है, लावा की अगर शांता कम होगी तो वो जो उद्गार है, उद्गार ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप यहाँ पर कम होती है, जबकि जो स्ट्रेट वोल्केनो होते हैं यहाँ पर जो स्लोप है ज़्यादा होती है और ये कहीं न कहीं यहाँ पर जो लावा है, लावा की शांता यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर वो कम होती है। तो ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण है, उसके तहत ये मिश्रित ज्वालामुखी होता है और इंडोनेशिया में इसके अलावा माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी और मेरोपी ज्वालामुखी, यहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। अर्थात जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो माउंट सेमेरू है, माउंट लेवोटोवी है, मेरोपी है, इसका क्या क्रम है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। यूपीएससी द्वारा इस पर मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। तो हमारे आज के सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व हैं इस सप्ताह के गुरु तेग बहादुर जी। तो जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनके 350वीं शहादत वर्षगांठ पर जो महाराष्ट्र का सिख समुदाय है वो वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों को यहाँ पर वो मनाएगा। अर्थात आज से ही लगभग 350 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी शहादत हुई थी। तो उसी के संदर्भ में महाराष्ट्र का सिख समुदाय ऐसा आयोजन करने जा रहा है, तो इसीलिए वो चर्चा में है। तो गुरु तेग बहादुर जी की अगर हम बात करें तो ये इनका जन्म जो है अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में है। ये गुरु हरगोविंद जी के बाद में 6वें सिख गुरु थे। जो 6वें सिख गुरु थे हरगोविंद जी, उनके सबसे छोटे पुत्र थे। इनका बचपन का जो नाम था वो त्यागमल था। बाद में उनका जब वो गुरु बने तो उनका नाम गुरु तेग बहादुर हुआ। ये 9वें सिख गुरु बने और एक महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्ति और मातृभूमि प्रेमी थे और इसीलिए इन्हें हिंद दी चादर या हिंद की चादर की उपाधि भी इन्हें दी गई है ना। अगर हम इनकी प्रमुख योगदान की बात करें तो पंजाब में चक नानकी शहर की इन्होंने स्थापना की थी,
जो बाद में श्री आनंदपुर साहिब के रूप में इनका विस्तार हुआ। इन्हें हिंद की चादर या हिंद दी चादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो धर्म है और न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था, इसलिए उन्हें हिंदी चादर की जो एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश इन्होंने दिया। अंधविश्वास, जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता का इन्होंने लगातार विरोध किया। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल जो भजन है, उनमें समानता, शांति और साहस, ये उस पर ये जोर देते हैं। अगर हम इनसे सीखने वाले मूल्यों की बात करें तो वीरता, आध्यात्मिकता और नेतृत्व या सामाजिक जो सौहार्द है, वो मूल्य इनसे हम सीख सकते हैं। तो ये हमारी जो आज की मुख्य खबरें थी, इनको हमने कवर कर लिया है। आज के हमारे जो संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं, आज के सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, इन सब पर हमने विस्तार से चर्चा की। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीक भी आपके लिए हमारा वीकली राउंड अप का सेशन लाएँगे। तब तक आप लगातार विजन आईए से जुड़े रहिए और हम लगातार देखते रहिए विजन आईएएस। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।